इंडियन क्रिकेट क्राउड के एक और अनफिल्टर्ड क्रिकेटिंग पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम विभोर है और मेरे साथ है विवेक सिंह ठाकुर। तो ब्रो, आज तो बड़ा बिलांडर हो गया है। तो आज बेसिकली इंडिया 46 पे ऑल आउट हो गई। तो ऑब्वियसली बिना टाइम बर्बाद किए हर बार की तरफ अपने सीधा स्ट्रेट अप जाते हैं। सबसे पहले मैं तुझसे ये पूछता हूँ कि भाई मेरे सामने तूने मुझसे ज़्यादा ये वाला मैच फॉलो किया, मैंने उस लेवल में फॉलो नहीं किया। एक्चुअली में मैं स्टार्टिंग के कुछ एक दो विकेट तो देखे भी नहीं, मैंने बाद में जाके पूरा रिपीट देखा। तो मैं सीधा तुझसे पूछता हूँ कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग, स्टार्ट में क्या गलती हुई, एंड फिर उसके बाद अपने बैट्समैन और उस सब पे डाइसेक्ट करेंगे व्हाट वेंट रॉन्ग। मुझे तो लगता है भाई जो सबसे बड़ी गलती इस मैच की शुरुआत में हुई कि इस पिच पे टॉस जीतने के बाद इस कंडीशन में बैटिंग लेना, वो मेरे हिसाब से बहुत गलत डिसीजन था। भले तुम ये बोलो कि हम फोर्थ इनिंग में बैटिंग नहीं करना चाहते थे या जो भी सिचुएशन है, बारिश ये वो जो भी कुछ है, लेकिन यार देखो मेरे हिसाब से जो कंडीशंस थी उस कंडीशंस में बैटिंग लेना एक सुटेबल डिसीजन नहीं था। और जब सामने न्यूजीलैंड जैसा ओपोनेंट हो जिसके लिए तो ये ऑलमोस्ट एक होम कंडीशन वाला फील था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहली चीज और जो सबसे बड़ी चीज जो गलत हुई है वो थी वो जो टॉस जीतने के बाद बैटिंग लेना। अगर तुम टॉस हार जाते बैटिंग आती तो बात अलग होती। मैं इसमें काउंटर देता हूँ चल ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आवाज आ रही, ओके, लेट्स अज्यूम हाँ। कि इंडिया है ना टॉस हारती और न्यूजीलैंड वालों ने बॉलिंग चूज किया होता, तो भी 46 पे ऑल आउट को तो कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि टॉस का तेरे को नहीं लग रहा, डोंट यू थिंक कि अपने एज अ टॉप ऑर्डर जो अपनी बैटिंग एज अ जो यूनिट है वो टाइम एंड अगेन कंसिस्टेंटली टॉप ऑर्डर से अपने को फेलियर्स देखने मिल रहे हैं। रिसेंट टाइम्स में सब लोग बोलेंगे कि शुभमन गिल का बहुत अच्छा एवरेज चल रहा है, 50-60 का एवरेज है लास्ट 10 मैच, लेकिन वो हर बार सेकंड थर्ड इनिंग में ज्यादा अच्छा कर रहा है। फर्स्ट इनिंग में टाइम एंड अगेन अपने कोलैप्स देखते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बांग्लादेश के सामने फर्स्ट टेस्ट मैच में आया, उसके पहले अफ्रीका में एक दो बार हो चुका है। अफ्रीका बेसिकली मेरा ये पॉइंट है, जैसे के सामने सीम और हुआ था। इंग्लैंड के सामने हो रहा था, जैसे सीम और स्विंगिंग कंडीशंस आ रही है, अपना कहीं ना कहीं कोलैप्स हो रहा है। वो हर बार अपना मिडिल ऑर्डर अपने को बचा लेता है, इस बार बचा नहीं पाया। तो तेरा इस पे क्या कहना है, इंडिया टॉप ऑर्डर नहीं, बैटर्स पे? देख मैं इसमें यही पॉइंट रखूंगा कि भाई जैसे जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा एज अ यूनिट। मतलब चलो ठीक है, कभी रोहित शर्मा खेल गया, कभी शुभमन गिल खेल गया, हियर एंड देयर यशस्वी जायसवाल खेल गया, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा एक ऐसा मैच जहां तीनों ने पहली इनिंग में परफॉर्म किया हो, ठीक है। तो वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हैम्पर कर रही है। साथ ही साथ इस मैच में 46 पे ऑल आउट, कोई बोलेगा कंडीशंस थी, स्विंग हो रही थी ये वो, लेकिन अगर तो लोगों के शॉट देखेगा तो जो शॉट थे वो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बॉल बहुत ज्यादा स्विंग सीम हो रही थी जिसकी वजह से ये लोग आउट हुए हैं। इन लोगों का जो शॉट सिलेक्शन था कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी गलतियां थी, जैसे कि रोहित शर्मा का जो शॉट था या यशस्वी हाँ जायसवाल का जो शॉट था, हाँ। वो दोनों उन दोनों शॉट्स का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि तुम वो कैसी भी पिच होती तुम उस शॉट पे आउट ही होने वाले थे, ठीक है। तो सरफराज कहीं खान। सरफराज खान का जो शॉट था, इवन जो क्रिटिसिज्म विराट कोहली का हुआ है संजय मांजरेकर के थ्रू उस पर्टिकुलर शॉट को लेके, वो बहुत ज्यादा वैलिड था। कहीं ना कहीं मैंने भी अभी एक रीसेंट विराट कोहली के बैटिंग एनालिसिस का एक वीडियो देखा था जहाँ पे क्लियरली उन लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि विराट कोहली थोड़ा सा एक डबल फीट मूवमेंट कर रहा है जिसकी वजह से वो कभी ना कभी लेट हो जा रहा है। तो वो ऐसी ही चीज मेरे हिसाब से हमको आज एक देखने मिली कि हियर एंड देयर हमेशा सबको शायद अब हम भी उस पाथ पे चल रहे हैं, जैसे एक प्री डिफाइंड माइंडसेट से चल रहे हैं कि हमको जाके अटैक करना है, ठीक है। हम वो गेम लैक कर रहे हैं कि चलो ठीक है थोड़ा सा डिफेंस कर लेते हैं। जैसे कि सरफराज खान वाली बात है कि उस मोमेंट पे रवि शास्त्री कमेंट्री में था और रवि शास्त्री ने बहुत सही चीज पॉइंट करी कि भाई सरफराज खान वांटेड कि भाई जो मेरा एक गेम है कि मैं डोमेस्टिक में आता हूँ और आते ही बॉलर्स पे अटैक करता हूँ उसके बाद सेटल होता हूँ। लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक के बॉलर्स और जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं उनमें क्वालिटी का बहुत डिफरेंस है। और जैसी सिचुएशन में तुमको आज बैटिंग मिली थी तुमको कहीं ना कहीं अपने अप्रोच को चेंज करना चाहिए था। ये नहीं कि तुम प्री डिफाइंड माइंडसेट से आए और तुम जो हमेशा डोमेस्टिक में करते आए हो तुमने वो किया और हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं ये आज हमको बहुत ज्यादा मैं हिंडर कर। इस पे थोड़ा सा चीज तो बेसिकली मैं अपने थोड़ा बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में एक दो विकेट्स गिरी, मैं बहुत चिल था। इनफैक्ट ठाकुर को तो पता भी, वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है ना, मैं कि भाई ठीक है, क्योंकि मैं आदत है, मेरे को लग रहा था कि क्या ही हो जाएगा, कितनी बड़ी बात है। फिर धीरे धीरे करते कुछ ज्यादा ही विकेट चले गए भाई। कुछ भी तो कोई भी तिगड़म दौड़ा लो कि अच्छी बॉलिंग हुई, 46 ऑल आउट अपने घर में, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई भी आंसर नहीं है। अभी जो तूने चीज बोली कि हमको अपना अप्रोच देखना था, इस पे एक्चुअली मैं बता रहा हूँ। ऋषभ पंत का एक कैच छूटा था टॉम ब्लंडर से, ऋषभ पंत एक वाइड लाइन को चेस कर, चल मान लिया ऋषभ पंत ऐसा खेलता है, जायसवाल, रोहित, सरफराज खान के लिए आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। वो इस टाइप की सिचुएशन में मुंबई के लिए कई बार आता है, कई बार बैटिंग किया, कई बार रन मारा है। अगर आज वो रन मार देता
तो वो अपनी जगह सिक्योर कर लेता। लेकिन यही बात जो अपने ने थोड़ा टाइम पहले बात की थी कि जब रोहित शर्मा का सेल्फलेस वाली बात आती है, सेल्फलेस का मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को वन ट्रिक पोनी बना लो, और अटैकिंग या अग्रेसिव क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करके यही करो। जो आज के टाइम में हर बार अपनी इंग्लैंड को क्रिटिसाइज करते हैं, जो आज के टाइम में पाकिस्तान में इंग्लैंड का सेम हालत है कि तुम ओवर एग्रेसिव हो जा रहे हो। समटाइम्स रिस्पेक्टिंग योर ओपोनेंट, रिस्पेक्टिंग द कंडीशंस एंड रिस्पेक्टिंग द बॉलर तुमको काफी बेटर रहेगा। ऐसे में आई फील समवन लाइक जो चेतेश्वर पुजारा करता था या मुरली विजय करता था, वो लोग चल मान लिया वो लोग रन नहीं बनाते थे ऐसे सिचुएशंस, लेकिन वो लोग एक चीज बहुत इंश्योर करते थे कि विकेट का फ्लो नहीं गिरता था। तेरे को ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम में इंडिया टीम कहीं ना कहीं उस टाइप की यूनिटी बनाने की कोशिश कर रही है जहां पर हर कोई आगे 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेल, और ये एक बार नहीं हुआ है जहां अपना टॉप ऑर्डर फेल हुआ है। जब मैं मान लूं कि भाई वन ऑफ इनिंग है जहां टॉप ऑर्डर के साथ ऐसा कुछ हो गया, ये कंसिस्टेंट बेसिस पे हम देख रहे हैं कि टॉप ऑर्डर से कंसिस्टेंटली रन नहीं आ रहे हैं। तो तेरे को क्या लग रहा है कि क्या हमारा जो ये माइंडसेट है जहां पर हम लोग जानबूझ के पुजारा, मुरली विजय, क्लासिकल बैटर से दूर हट के जानबूझ के जायसवाल, सरफराज खान, तो चलो मैं बहुत अच्छा बोलूंगा, उस टाइप के बैटर्स के साथ जा रहे हैं। और इसके साथ मेरा एक दूसरा सवाल है, जहां पर आज हमने ये देखा कि शुभमन गिल खेल नहीं रहा था, वो इंजर्ड था, तो उसके बदले सारे के सारे बैटर्स एक एक ऑर्डर ऊपर चले गए, राइट। देखो क्या लग रहा है, ये हमने कहीं गलती की कि हम लोगों ने, जैसे कि एक हर्षा भोगले का ये बहुत अच्छा, एक मिनट, हर्षा भोगले का ये बहुत अच्छा ट्वीट था जहां पर मैं एक्चुअली में बहुत एग्री करता हूँ। डोंट यू थिंक कि समवन लाइक केएल राहुल नंबर 3 पे खेल सकता था? वैसे भी हमारी टीम का फ्लूटर बन के रह गया, वो हर जगह खेलता रहता है, उसने अपनी टीम में सबसे ज्यादा न्यू बॉल को फेस किया। डोंट यू थिंक कि वो हो सकता था? ये मेरे दोनों क्वेश्चन है, इस पे तेरे क्या थॉट्स हैं? देख, जैसा कि ये वाला जो रिसेंट क्वेश्चन था तेरा कि केएल राहुल वाला, तो जब जिस मोमेंट पे हर्षा भोगले ने कमेंट्री में ये चीज़ पॉइंट आउट करी थी, ये स्टैट पॉइंट आउट करा था, मैं उस मोमेंट पे लाइव मैच देख रहा था। तो ये उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि हाँ, ये चीज़ हो सकती थी या ये चीज़ कही जा सकती थी। लेकिन फिर कहीं ना कहीं साथ ही साथ हर्षा भोगले और उस टाइम जो भी कमेंट्री पैनल था, उन लोगों ने ये चीज़ भी पॉइंट आउट करी थी कि भाई, इससे ये हो जाएगा कि हम फिर से ये दिखा रहे हैं कि जब हमारे पास मुसीबत आ रही है या जब भी हमको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, तब हम केएल राहुल को आगे कर दे रहे हैं कि भाई मतलब अगर इसमें ओपनिंग बुरा करनी क्या है है? तो तू इसमें जाएगा बुरा या, क्या है? क्योंकि इससे नहीं, वो लोग ये पॉइंट कर रहे थे कि अब जब केएल राहुल को ये चीज क्लियर कर दी गई है कि भाई तुमको लोअर मिडल ऑर्डर जो नंबर 5 नंबर 6 पे ही खेलना है, तो तुम अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखो। अगर मान ले वो केएल राहुल था, अगर उसकी जगह कोई और होता, फॉर सपोज हमारे पास अगर श्रेयस अय्यर होता या कोई और होता, एनी एग्जांपल, मान ले ध्रुव जुरैल खेल रहा होता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो तब तुम ये शायद नहीं सोचते। लेकिन क्योंकि केएल राहुल था, तुमने सोचा, हो सकता था, किया जा सकता था। हाँ लेकिन हाँ, उसके साथ ये भी है कि फिर वही केएल राहुल के पास कोई रोल क्लैरिटी नहीं है, और बस ये वाली जो पर सिचुएशन ये है वो रोल अराइज। क्लैरिटी वाला, ये तो मैं इसको रोल क्लैरिटी में नहीं लूंगा, ये एक अपसर्ट सिचुएशन था जहां हाँ अभी विराट कोहली ये थोड़ी बोलेगा कि मेरे पास रोल क्लैरिटी नहीं है, मेरे को 3 विकेट हाँ भेज रहे हो। ये तो सिचुएशन ऐसी थी जहां पर किसी ना किसी को स्टेप अप करना था। अभी बात श्रेयस अय्यर नंबर 3 पे जाता तो बेवकूफी कहलाएगी, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर का ही बैटर है। बट समवन लाइक केएल राहुल जिसने एक्चुअली में ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट में टॉप ऑर्डर में खेलता है, हालांकि अब तो ओडीआई में भी मिडिल में आ गया है, तो मेरे को लग वही रहा है तो कि ये अब मैच ट्रिक वो कर एक दिया, वो, लेकिन वो एक ट्रिक कर दिया मतलब मैच। मैं मेरी तरफ से पर ये रहेगा कि यार, अब जिस इंसान को तुमने हटा ही दिया है टॉप ऑर्डर से, कभी वो टॉप ऑर्डर में कंसीडर होने ही नहीं वाला है। वो हमेशा मिडल ऑर्डर की पोजीशन के लिए ही कंसीडर होने वाला है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। तो फिर वो खेल रहा है मिडल ऑर्डर में, तो उसे खेलने दो। फिर तुम अगर मान ले, अगर वो टॉप ऑर्डर में जाता, वो फेल हो जाता, तो फिर एक अभी भी वो फेल ही हुआ, ठीक है, क्रिटिसिज्म उसको अभी भी मिल रहा है। क्रिटिसिज्म मेरे ख्याल से तब उसे ज्यादा मिलता, क्योंकि फिर वही होता कि केएल राहुल को यहाँ से उठा के वहां किया गया, एक और अपॉर्चुनिटी हमने दी, ज्यादा मतलब एक फेयर इनफ। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, तो तो इसके वहां पे पहले वाले कुछ। क्वेश्चन में जाओ, उस पे तो डिस्कस कर। क्या था वो क्वेश्चन, वो वाला? जहां पर मैं ये बोल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कंसिस्टेंटली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अच्छे से सुन ले, कि हम लोग कंसिस्टेंटली एज अ टॉप ऑर्डर हम लोग कहीं ना कहीं फेल कर रहे हैं। मतलब कंटिन्यू 2-4 विकेट के कोलैप्स आता है, और स्पेशली सीमिंग या स्विंगिंग कंडीशंस में खासकर आता है। और दूसरा जो मैंने नोटिस किया कि इंडिया कॉन्शियसली पुजारा, रहाणे या मुरली विजय टाइप ऑफ क्लासिकल टेस्ट बैटर्स जो अपने बोलते हैं, उससे हटके जो आजकल अपने बोल रहे हैं मॉडर्न क्रिकेटर्स की, जो तेज खेल रहे हैं, जो कंसिस्टेंटली रिवर्स मार रहे हैं, उसके साइड जा रहे हैं। जबकि कंसिस्टेंटली हमारे साइड से कोलैप्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई वन ऑफ कोलैप्स है जहां पर हमको पुजारा की याद आ रही है, या समवन लाइक पुजारा, एग्जैक्ट पुजारा नहीं, समवन लाइक पुजारा की याद आ रही है। तो इसीलिए मेरे को सरफराज खान से ज्यादा बुरा लगा कि सरफराज खान ने इस टाइप के मैचेस रणजी में 50 बार खेले, ऑलमोस्ट आधा करियर उसने ऐसे ही खेला, फिर भी परफॉर्म नहीं किया उसने। कहीं ना कहीं यार, देख, वही बात है जो जो वहां पे उस टाइम रवि शास्त्री ने पॉइंट आउट किया कि ऐसी सिचुएशंस में भी सरफराज खान का पहला गो टू चीज ये होती थी कि मैं जाके अटैक करूंगा।
तो जब थोड़ी सी चीजें न्यूट्रलाइज होंगी सामने वाले के अटैक की तरफ से, तब मैं सेटल अप होऊंगा और धीरे धीरे फिर अपनी इनिंग्स को पेस करूंगा। तो ठीक है, सरफराज खान के लिए तो ये चीज थी जहां उन्हें मौका मिला और वो फेल हो गए। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है उस पे आता हूँ। इस क्वेश्चन का क्रक्स भाई जो चीज लाई कर रही है कि कहीं ना कहीं अब ये जो एक बीच में, अगर तुझे याद हो तो एक सिचुएशन हमारी T20 फॉर्मेट में क्रिएट हुई थी, जहां पे सब कोई ऐसा बोला जाता था कि दिस टीम इज बिकमिंग अ टीम ऑफ बैड बॉयज, की भाई जिसके पास टैटू है, जो फैशनेबल है, जो स्टाइलिश है, उन लोगों को कंसिडर करा जाएगा। अब ऐसा लग रहा है जब जब कुछ लोगों को निकाल दिया गया था, ठीक है, टीम से, हाँ तो मतलब मेरे को कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि सेम चीज नहीं, मगर वैसा ही कुछ मेंटालिटी यहाँ पे भी बाय हो रही है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स लाइक जो अभिमन्यु ईश्वरन जैसे प्लेयर जो हैं, उनको इतना जल्दी मौका नहीं मिल पा रहा, उनको बाईपास करके यशस्वी जायसवाल और गिल जैसे लोगों को मौका मिला है, ठीक है। सर, तो मैं एक बार ये भी चीज मानूंगा कि जायसवाल और गिल का रणजी सीजन बहुत अमेजिंग गया था। पर रणजी गिल और जायसवाल या ईश्वरन में सिर्फ वही था कि ईश्वरन इज मोर ऑफ अ 60-70 स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर, एंड वेरएज क्या नाम है इसका, जायसवाल इज मोर ऑफ 80-90 स्ट्राइक रेट। बट चल मैं मान लिया उस टाइम पे जायसवाल या गिल का जगह बनता था एज कम्पेयर टू ईश्वरन, बट आज के टाइम में मुझे क्योंकि मैं ये चीज क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पे अपने बात नहीं कर रहे थे, को क्या लग रहा है इंडिया का टॉप ऑर्डर या इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर है वो सीम और स्विंग नहीं खेल पा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के सामने भी हुआ। आज भाई कितनी भी खराब कंडीशन क्यों ना, भले हमने ब्लंडर किया टॉस जीत के बैटिंग लेने का, हम लोग 2 सेशन सर्वाइव कर जाते। तूने ऑलरेडी देख लिया 1.5 सेशन के बाद ऑलरेडी चीजें ईज आउट हो गई थी, धूप आ गया था, चीजें नॉर्मल हो गई थी। डेवॉन कॉनवे जिस तरह से खेल रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई क्या तुम लोग आउट कैसे हो रहे थे इस चीज में। हाँ, तो मेरा उस पे वन ऑफ जैसे ये जो हुआ है, इसको वन ऑफ बोल के या इसको बहुत ज्यादा सीम या स्विंग बोल के हम वो नहीं, साइड लाइन नहीं कर सकते। मेन चीज क्या थी पता है, जो मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में लैकिंग थी, वो था पेशेंस। वहां पे वो लोग पेशेंस नहीं दिखा रहे थे कि भाई ठीक है हमारे रन नहीं बन रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमको शॉट मारना है। वो सिचुएशन को, वो सेशन को अगर हम खेल मैं लेते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता जो ठाकुर कह रहा है, जब पुजारा बैटिंग करता था या समवन लाइक पुजारा बैटिंग करता था, अगर वो बीट हो रहा था तो वो और रोकता था, वो बॉल को लीव करता था, वो बॉल को रोकता था। ये बेसिकली उसका काउंटर अटैकिंग का स्टाइल था। समवन लाइक जायसवाल या रोहित शर्मा आजकल क्या कर रहे हैं, अगर वो 1-2 बॉल बीट होते हैं तो लोग और चार्ज अप कर रहे हैं, विच इज लीडिंग टू मोर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट। ये बेसिक सेंस है। मगर अगर किसी को मैच भाई, अगर जियो सिनेमा पे पूरा पूरा रिप्ले पड़ा होगा, मैंने पूरी मैच ऑलमोस्ट देखी थी जहाँ इंडिया की बैटिंग में, तो अगर किसी को रोहित शर्मा वाला डिसमिसल देखना हो तो उसके पहले जाके देखना रोहित शर्मा कई बार बीट हुआ, कई बार प्ले एंड मिस हुआ, और उसके बाद वो जो एक शॉट था वो एक रिलीज शॉट था, अगर वो कनेक्ट हो जाता तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये रोहित भाई की मेंटालिटी है ये वो। लेकिन तुम एक रिस्क फ्री क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, उस शॉट के साथ जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो था वो बहुत ज्यादा खराब था उस कंडीशन में, जहां पे बॉल स्विंग हो रही है, इतनी भी ज्यादा नहीं हो रही है कि वो सिचुएशन को अनप्लेएबल बना दे रही है। जैसे कि जो इसका एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे जो साउथ अफ्रीका वाला टेस्ट मैच था जहां 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया, ठीक है, वहां ऐसी सिचुएशन थी कि भाई तुम खड़े रहोगे कुछ नहीं कर सकते तुम। लेकिन यहाँ ऐसी सिचुएशन थी ही नहीं, यहाँ अगर पेशेंस दिखाया जाता तो रन बन सकते थे पहले सेशन के बाद। अफ्रीका के सामने जो फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था जहां पर डीन एल्गर ने आई गेस सेंचुरी मारी थी, है ना, वो सेकंड टेस्ट मैच में हुआ था ना, जहां पर एल्गर ने सेंचुरी मारी। 2 दिन, अच्छा फर्स्ट टेस्ट मैच था जिसमें एल्गर ने, उस मैच में भी ऐसे ही हुआ था कि हम लोग, हमारे बैटर्स जस्ट आउट ऑफ द ब्लू धाराशायी हो गए थे। चल ठीक है, लेकिन इस पे मैं थोड़ा और काउंटर क्वेश्चन जाता, थोड़ा और इलैबोरेट करता हूँ। तूने बोला कि भाई रोहित शर्मा रिस्क फ्री क्रिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी रोहित शर्मा के सपोर्टर्स या जो भी इस मेंटालिटी के सपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि भाई रोहित शर्मा रिस्क फ्री नहीं खेल रहा तो बाकी लोग क्या कर रहे थे, उसमें तेरा क्या जवाब है? और फिर उनका ये भी कहना है कि जब ट्रेविस हेड ये करता है तब तुमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रोहित शर्मा करता है तो तब तुम्हें बहुत खराब लगता है। लेकिन इसका डिफरेंस समझो, ट्रेविस हेड नंबर 5 पे आके ये चीज करता है जब बॉल ऑलरेडी पुराना हो गया होता है, पीछे थोड़ी बेटर हो गई होती है, रोलर जैसा चल गया होता है, तब जाके ट्रेविस हेड आगे वो चीज करता है। वो टेस्ट मैचेस में ओपन आके नहीं कर रहे। जब रोहित शर्मा ये T20 में कर रहा है, बहुत ताली बजा रहा हूं मैं उसके लिए। वनडे में ठीक है कंडीशंस, लेकिन टेस्ट मैचेस इज ऑल अबाउट कंडीशन ड्रिवन क्रिकेट। अगर बॉल स्विंग हो रहा है तुम रिस्पेक्ट दो, अगर पिच फ्लैट है तुम मारो। तेरा क्या कहना है इसमें? मेरा इसमें सिंपल यही कहना है कि भाई जब ट्रेविस हेड ये चीज कर रहा है तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि ट्रेविस हेड को सराउंड किसने कर रखा है, ठीक है, मार्नस लेबुशेन और स्टीवन स्मिथ ने, जिनका करंट टेस्ट फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे अभी टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में मार्नस लेबुशेन और स्टीव स्मिथ जैसा कोई बैटर नहीं है, कंसीडरिंग विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली का खुद का जो टेस्ट फॉर्म है वो भी बहुत खराब चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये माइंडसेट है उसकी वजह से हर कोई अब टीम इंडिया में तेज खेलने की कोशिश कर रहा है,
ठीक है, कि हमको भी तेज खेलना है, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए तेज खेलना पड़ेगा मेरे ख्याल से, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा, तुम्हें सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा। तो जब ट्रेविस हेड ये करता है, उसके पास एश्योरिटी होती है कि मेरे एक एंड पे स्टीव स्मिथ या मार्नस लबुशेन खड़ा है, तो अगर कुछ भी गलत होता है एलेक्स तो कैरी आने वाला है। अगर मेरी टीम आराम से संभाल सकती है। लेकिन जब रोहित शर्मा ये कर रहा है, तब तुम्हें पता है कि रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल है जो खुद यही चीज करने वाला है। ठीक है, उसके बाद शुभमन गिल है जो इतना ज्यादा मैच्योर क्रिकेटर अभी टेस्ट फॉर्मेट में नहीं है, जिसका खुद का फॉर्म काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहा है। उसके बाद तुम्हारे पास है विराट कोहली, और नंबर 5 तुम्हारे लिए अभी तक श्योर नहीं है कि कौन खेलेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही जो टॉप ऑर्डर का कंसिस्टेंट रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है, वो इसी की वजह से नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज फेल हुए तो भाई तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो, बांग्लादेश के सामने तुम बहुत तारीफ कर रहे थे, नहीं। देखो, बांग्लादेश के सामने कंडीशन अलग थी। तो जब टेस्ट मैच का रोल मेन मोटो ही यही है कि इतना लंबा गेम होता है वो, कि तुमको कंडीशंस को रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। T20 जैसा नहीं है कि सिर्फ 20 ओवर बैटिंग करनी है और तुम्हारे पास 10 विकेट है, तो तुम हर 2 ओवर में 1 विकेट खो रहे हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, चल जाएगा, तुम एवरेज स्कोर बना लोगे। तो इस चीज ये पे मैं थोड़ा इलाबोरेट करना चाहूंगा। एग्जैक्टली जो इसको बोला उसको थोड़ा कंटिन्यू करके मैं थोड़ा और आगे एक्सपेंड करता हूँ। मैं क्यों इस चीज को हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये ऐसा नहीं कि आज हम लोग खराब खेले, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। इंडिया 46 पे ऑल आउट है गया, इसके वजह जो 36 पे ऑल आउट है, ये इसको मैं वन ऑफ एनोमली मांगता हूँ, क्योंकि जो 46 पे ऑल आउट होना कुछ ज्यादा ही बड़ी बात होगी, क्योंकि ये उतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन जो कंसिस्टेंटली हमारे टॉप ऑर्डर्स में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो वो चीज हमको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में असर दिखाएगी। और वहां पर हमें काम करना है, वहां पर एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि भाई अगर स्विंगिंग कंडीशन है, सीमिंग कंडीशन है, थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तब तुम 20 ओवर भले 50 रन मारो, लेकिन विकेट्स को कंसोलिडेट करो। हो सकता है तुम्हारा टॉप ऑर्डर सिर्फ 40 रन मार के आउट हो जाए, तुम्हारा ओपनिंग पे 40 रन मार के आउट हो जाए, लेकिन अगर उसने 20 ओवर जितना बॉल पुराना कर दिया, तो आने वाले बैटर्स के लिए वो चीजें बहुत बेटर हो जाएगी। कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है, उसको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि क्रिकेट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स और कंडीशन ड्रिवन गेम है। बॉल जो नया बॉल है ना, अगर टॉप ऑर्डर जो ओपनिंग प्लेयर है बेसिकली, अगर उसने नया बॉल को खराब नहीं किया, नया बॉल को उसने पुराना नहीं किया खेल खेल कर, तो वो पूरी की पूरी टीम को आउट कर देगा नया बॉल। क्योंकि जो तुम्हारे मिडिल ऑर्डर नंबर 4 नंबर 5 के जो बॉलर्स बैटर्स है, उनको आदत नहीं है नए रेड बॉल से खेलने की, वो लोग अकस्टम्ड है पुराने बॉल से खेलने की। उसी तरह जैसे एक ओपनिंग बैटर पुराना बॉल नहीं खेल सकता, क्योंकि उसको हार्ड बॉल खेलने की आदत है। तो तुमको ये समझना बहुत जरूरी है कि कभी कभी ऐसे कंडीशंस में, स्पेशली अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जैसे कंडीशन है, तुमको बॉल थोड़ा पुराना करना बहुत जरूरी है, ताकि जो नीचे वाला बैटर है उसको आके अच्छे से फ्री हैंड मिले। ये काम पुजारा करता था। तो जो बात तूने बोली कि पुजारा जैसे बैट्समैन की जो यहाँ पे जरूरत आती है, तो मैं हर्षा भोगले की एक चीज यहाँ पे कोट करता हूँ। मतलब हर्षा भोगले का मैं कोई वीडियो देख रहा था जो पुजारा और द्रविड़ जैसे बैट्समैन के ऊपर था, तो उसमें वो यही बताता है कि भाई ये जो बैट्समैन होते हैं इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। मतलब ये दोनों प्राइम एग्जाम्पल्स हैं टीम इंडिया में उस चीज के, कि भाई जिन लोगों ने बहुत ज्यादा डिफेंस किया है, ठीक है, तो इनका जो रन स्कोरिंग होती है ये बहुत ज्यादा जैसे इम्पैक्टफुल है ये दोनों की। लेकिन उससे ज्यादा इम्पैक्टफुल ये होता है कि ये जो अपने नीचे के बैटर्स होते हैं उनकी लाइफ आसान करते हैं। जैसे राहुल द्रविड़ था, तो उसका जो डिफेंस था कहीं ना कहीं उसने बहुत ज्यादा लाइफ आसान करी थी। जैसे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण जैसे जो ग्रेट्स उनके नीचे बैटिंग करने आते थे उसके लिए। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो राहुल द्रविड़ का जो भी मतलब जो इम्पैक्ट है वो जितना ज्यादा स्टैट्स में दिखता है उससे ज्यादा बढ़ गया है। सेम गोज विद पुजारा। तो कहीं ना कहीं हम करंटली अभी वैसा एक बैटर लैक करते हैं जो मैं लास्ट एक एग्जांपल, हाँ मैं इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे आके दिक्कत देती है इस सिचुएशन। सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। जो गावा की टेस्ट मैच हुआ था, उसमें सबको याद है कि भाई गिल ने पता नहीं समथिंग 90 ऑड मारे, 89 पंत ने मारे। उस पूरे इनिंग में अगर तुम लोग जाके देखोगे और ऑस्ट्रेलियंस का पॉइंट ऑफ व्यू से बात सुनोगे, तो उन लोग ने पुजारा की कई बार तारीफ की है, सिर्फ इसीलिए कि पुजारा ने एक साइड से ना विकेट को होल्ड कर लिया था। उसने ये मेक श्योर किया था कि भाई इधर से तो आउट कोई नहीं हो रहा, तुम वो साइड देख लो। तो इससे ना विकेट का जो फ्लो है ना, कंटिन्यू विकेट गिरता, सामने टीम को मोमेंटम मिलता है, वो रुका, बॉलर्स को थकाया, पिच में से बॉल को पुराना किया, कैप्टन को रीथिंक करने में मजबूर करते हैं इस टाइप के प्लेयर्स। तो जैसा कि ठाकुर ने बोला कि शायद तुम्हें स्टैट्स में नहीं दिखेगा, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन उससे बहुत ज्यादा है, इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है। बट फ्रॉम वन राहुल टू अनदर, केएल राहुल ब्रो, केएल राहुल को और कब तक घसीटना है? मैं स्ट्रेट ये बोल रहा हूँ, केएल राहुल को टेस्ट मैच में कब तक घसीटना है ब्रो? मतलब हर बेचारा, मैं सारी बात मानता हूँ कि उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, टेक्निक बहुत अच्छा है, जिस दिन चलेगा बहुत अच्छा चलेगा। हमने रोहित शर्मा को भी बैक किया, बट मेरे हिसाब से अपने हर जगह इसको बैक करके देखे। मैं मानता हूँ कि इसने अफ्रीका में सेंचुरी मारी, इसने इंग्लैंड में सेंचुरी मारी है, लेकिन एक बात होती है कंसिस्टेंसी, और केएल राहुल हद से ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। इसका कुछ सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। आज तो चलो उसने कैच भी ड्रॉप किया,
लेकिन इस पे तेरा क्या कहना है कि केएल राहुल का क्या करें? मेरे हिसाब से अब ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि उसके स्टैट्स भी देखेगा अक्रॉस द कंट्रीज, मतलब वर्ल्ड वाइड भी कोई उसके बहुत गजब स्टैट्स नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि पेस अच्छा खेलता है, लेकिन भाई वो रिफ्लेक्ट भी तो करे, खाली बोलने से नहीं होगा, दिखने में अच्छा लगता है, उसका रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। उससे अच्छा तो मैं धोनी को लेके खेलूँ, कम से कम 38 की एवरेज थी बंदे की, कीपिंग भी करके देता था तुमको। वैसी वाली बात है। तेरा क्या कहना है इसमें? मेरा कहीं ना कहीं यही कहना है कि अब धीरे धीरे इन लोगों की जो क्लॉक है वो एकदम टिक हो रही है भाई, ड्रॉप की तरफ जा रही है, चाहे भाई वो अब जाके टिक हो रही है क्या ये? हाँ, ये अब मुझे इसको तो मुझे लटका अब देना चाहिए था। मुझे मतलब ये एहसास है कि जो इनकंसिस्टेंसी है केएल राहुल की वो बहुत ज्यादा अब सामने आ चुकी है, और केएल राहुल के पास अब गिने चुने मौके हैं। जैसे कि मैंने विभोर को व्हाट्सएप पे भी बोला था कि भाई यहाँ से मुझे नहीं लगता कि बीजीटी तक टीम में कोई मेजर चेंजेस होने वाला है, ठीक है, लेकिन बीजीटी में अगर हम हारते हैं या सीरीज ड्रॉ होती है या कुछ भी, अगर हमारा परफॉर्मेंस खराब रहता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सवाल उठेंगे। फिर वो केएल राहुल हो, फिर वो केएल राहुल हो या फॉर फिर एग्जाम्पल वो द ग्रेट किंग कोहली हो, कोई भी हो, ठीक है, जो उनका करंट फॉर्म है उसको लेके सवाल उठने तय है, ठीक है। यहाँ तक कि मैं ये भी बोलूंगा कि शुभमन गिल पे भी सवाल उठने वाले हैं, क्योंकि शुभमन गिल का जो इन रिकॉर्ड इतना ज्यादा इनकंसिस्टेंट है कि मैंने खुद पॉइंट आउट किया था कि कुछ 47 इनिंग्स में उसके 1,500 रन थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी टेस्ट क्रिकेट में। तो वो बहुत ही शुभमन गिल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ रिसेंट टाइम में, इंग्लैंड की सीरीज से बता रहा हूँ, तुम्हें लगेगा भाई उसने रन मारे 2-4 सेंचुरी। शुभमन गिल का कैसा है, फर्स्ट इनिंग में खराब खेलेगा, फिर सेंचुरी मारेगा, फिर अचानक से खराब, फिर एक आध गई। तो बेसिकली वो जैसे पाकिस्तान का आजकल अब्दुल्ला शफीक है, वो उस टाइप का है कि अगर शुभमन गिल खेल रहा है तो सीधा सेंचुरी मार रहा है, वरना 10-15 रन पे आउट हो रहा है, नथिंग इन बिटवीन, एक कंसिस्टेंट 40, 50, 60 नहीं दे रहा है। हाँ, कंटिन्यू। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बीजीटी तक अभी तो कुछ नहीं होने वाला किसी को भी, लेकिन उसके बाद काफी कुछ चेंजेस हो सकते हैं टेस्ट स्क्वाड में भी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं लास्ट इस चीज को थोड़ा सा म्यूट हो गया था। ओके, मैं खाली इतना देर से पूछ रहा था, तेरे को क्या लग रहा है इंडिया ये वाला मैच जीत पाएगा? क्योंकि जिस तरह से अश्विन, तेरे को क्या लगा, अश्विन थोड़ा इनफेक्टिव नहीं लग रहा था डेवन कॉनवे के सामने यार? पता नहीं, मुझे मतलब जिस तरह से न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई अपने कर क्या रहे थे। नहीं, कहीं क्या ना लग रहा है कहीं मैच जीतेगी इंडिया? अश्विन के लिए वो पिच ही नहीं थी, मतलब पिच अभी इतनी सूटेबल नहीं थी स्पिन के लिए। और डेवन कॉनवे ने जो बैटिंग करी वो तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि डेवन कॉनवे ने दिखाया कि कंट्रोल्ड एग्रेशन क्या होता है, ठीक है, कि एक तुम ब्लाइंडली, भाई तुम्हें नहीं पता है बॉल किस दिशा में स्विंग होने वाली है तो तुम आगे बढ़ के मार रहे हो, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि तुम हर बॉल पे वो करो, तुम अगर जज कर पा रहे हो। कॉनवे बता रहा है जिसका रिसेंट फॉर्म एकदम वहां घटिया है, आउट ऑफ द ब्लू 191 मारा है और बहुत कंट्रोल्ड खेला है। तो जैसे कि एक वो क्वेश्चन था विभोर का कि तुझे क्या लगता है ये मैच इंडिया जीत पाएगा कि नहीं, मैं देखो मैं सच बताता हूँ, मैं बहुत क्रिकेट देखता हूँ और क्रिकेट के बारे में सोचता हूँ। मेरी आज सुबह कैसे हुई मैं तुमको वो बताता, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम सच बताता हूँ। मैं सो रहा था तो मेरे दिमाग में ऐसे ही चलते चलते सोते सोते ख्याल आया और मेरे दिमाग में एक स्कोर आया, ठीक है, वो था 7 रन पे 4 विकेट। और उस समय मैंने सोचा कि क्या 36 रन बनेंगे कि नहीं, और मैं ऐसा अचानक से खड़ा हुआ और ऐसे वो गूगल और जियो सिनेमा की जो नोटिफिकेशन आती है ना स्कोर की, तो उस टाइम पे 4.2 ओवर 7 रन पे 0 विकेट थी। बोला हाँ, ये सपना था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद मैंने मैच देखना शुरू किया और बॉल स्विंग हो रहा था और वहां से रोहित शर्मा का विकेट गिरा। तो भाई जिस हिसाब से ये मैच मेरे लिए शुरुआत हुआ है मेरे इंट्यूशन से, मेरे को तो नहीं लग रहा यहाँ से इंडिया मैच जीत पाएगा, लेकिन अगर जीत जाता है तो फिर बहुत तगड़ा माइंडसेट है वो। मतलब मैं ये सोच रहा था आज पर्सनली कि भाई रोहित शर्मा ने अंदर जाके क्या बोला होगा कि अब हम ये सोचते हैं कि ये हमारा हमको इनिंग से मैच जीतना है, उस हिसाब से हम खेलेंगे, पहली इनिंग को भूल जा, न्यूजीलैंड पहली बैटिंग कर रहा है, उनको आउट करना है, फिर बड़ा स्कोर करना है और फिर से उनको आउट करना है, कुछ ऐसा ही बोला होगा भाई। और वही, और कोई ऑप्शन नहीं क्या हो सकता है, कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे को लगता है इसमें है ना, गौतम गंभीर को एक्चुअली में टेक मार्क करना पड़ेगा। ये अच्छा हुआ बीजीटी के पहले हो गया, बट फ्रॉम वन दुख दर्द टू अनदर दुख दर्द पीड़ा फॉर यू ब्रो। पाकिस्तान का कमबैक, पहले तो मैं बता दूं, मैं थोड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरे को एक्चुअली बहुत अच्छा क्रिकेट लगा, और दूसरा मैंने तो प्रेडिक्ट किया था कि मुझे लगता है पाकिस्तान ये सीरीज जीत सकता है। आई वॉज दी ओनली वन ब्रो, मेरे को लगता है इंडिया से जो कर रहा होगा। तो ब्रो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। हुआ ये कि सेकंड टेस्ट मैच आने से पहले एक और बार नई सिलेक्शन कमेटी फॉर्म की। आकिब जावेद करके एक फॉर्मर क्रिकेटर एंड करंटली लाहौर करंदर्स का शायद कोच है, उसको सिलेक्शन कमेटी में लाए। वो बंदे ने आते ही कुछ मेजर चेंजेस किए। उस मेजर चेंजेस में सबसे बड़ा ये था कि भाई बाबर आजम द किंग द मैन द मिथ को ड्रॉप किया गया एंड प्रॉपर हटाया गया।
जब उसको ड्रॉप किया तो एक रिपल इफेक्ट हुआ, एक वेव्स गए कि भाई प्लेयर्स को ये हुआ कि भाई बाबर आजम ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि तूने वो फकर जमान का ट्वीट देखा भी होगा, मैं उसको मेंशन भी नहीं करना चाहता कि भाई पीआर एक्टिविटी कितना दलदल में जा चुकी है पाकिस्तान की, कि चल थोड़ा सा एड्रेस कर लेते हैं। फकर जमान का ये जो ट्वीट था मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लगा दूंगा, उसमें मतलब तूने आज तक कोई भी क्रिकेटिंग नेशन को ये करते हुए देखा है? मतलब भाई इतने बड़े बड़े प्लेयर ड्रॉप हुए हैं, माइकल क्लार्क ड्रॉप हुआ है, या फिर तुम्हारे जो भी बड़े बड़े प्लेयर ड्रॉप हुए, तुमने कभी देखा है कि कोई और क्रिकेटर आके उसके ऊपर ट्वीट कर रहा है? मतलब इनसेन था ब्रो। पुजारा ड्रॉप हुआ था, तूने देखा था कि विराट कोहली ट्वीट कर रहे हैं, रहाणे गया तो विराट कोहली ट्वीट कर रहा है कि भाई बड़ा गलत हो रहा है। और भाई फकर जमान इतना बेवकूफ इंसान, हालांकि उसने ट्वीट नहीं किया, ब्रिटिश और उसकी पीआर एजेंसी ने किया, विराट कोहली के जाके स्टैट्स तक लगा रहे हैं। भाई ये कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान से कोई देख रहा है, भाई ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियस दिमाग में डालने की कोशिश कर रही है कि बाबर आजम विराट के लेवल पे और है ना पाकिस्तान को विराट के लेवल की जास्ती कर। बेसिकली बाबर आजम विराट कोहली के लेवल पे और पाकिस्तान एक विराट कोहली लेवल के प्लेयर को उठा रहे, बार बार विराट से कंपेयर करना, बार बार विराट को ले आना। अब तो हद करती कि भाई विराट के, मैंने आज तक किसी प्लेयर को ये करते नहीं देखा ब्रो। कितने बड़े बड़े प्लेयर्स पास्ट में ड्रॉप हुए हैं, तो किसी को क्या चल रहा है ब्रो, ये इसमें क्या है? ठीक है, इसको हटा दे, इस पर आप डिस्कस नहीं करेंगे। तो भाई बाबर आजम को ड्रॉप किया गया। बाबर आजम को ड्रॉप होने के तुरंत बाद सरफराज अहमद, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी भी ड्रॉप हुए। हालांकि ड्रॉप नहीं हुए, इसमें एकदम इनसाइड कंफर्म न्यूज है कि जैसे बाबर आजम ड्रॉप हुआ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ये दोनों खुद गए सिलेक्शन कमेटी के पास और उन्होंने जाके ये बोला कि भाई हम लोग ये मैच नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक निगल कैरी कर रहे हैं और एक्चुअली में नहीं खेल पाएंगे। विच इज द केस विच शोज कि इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि वो लोग एक्चुअली में निगल कैरी कर रहे हैं और जबरदस्ती अपना को रगड़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये निगल कैरी करके भी मैच खेलने के चक्कर में वो लोग पाकिस्तान के लगा दे रहे थे। तो नसीम शाह ने बैक निगल बताया, और क्या नाम है, शाहीन शाह अफरीदी ने घुटने का निगल बताया। उसके अलावा सरफराज अहमद को ड्रॉप किया। अब सरफराज अहमद इतना क्रेजी बंदा है ना, सरफराज अहमद करंटली पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा है। वो लास्ट ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच भी खेला, ठीक है, 2-3-4 टेस्ट मैच पहले उसने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेला था, अभी करंटली प्लेयर है। तो अभी उनका एक चैंपियंस कप हुआ था जहां पर उनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। तो सरफराज अहमद एक टीम का मेंटोर है। फिर वो शायद सिलेक्शन कमेटी जो उनकी ऑर्गेनाइज हुई थी, उस सिलेक्शन कमेटी में जाकर उसने अपने वो भी दिए थे कि ये प्लेयर होना चाहिए, ये प्लेयर नहीं होना चाहिए। मतलब एक प्लेयर एक टीम का मेंटोर भी है, वही प्लेयर जाके सिलेक्शन कमेटी में बैठ भी रहा है। तो जो आकिब जावेद है, जो उनका नया सिलेक्शन कमेटी आया, उसने एक और बहुत अच्छा बोल्ड स्टेटमेंट लिया। उसने सरफराज अहमद को निकाला, उसको बोला कि भाई तू जाके हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो भी उनका, वहां पर जाके काम करेगा, अब तू टीम से बाहर। तो ये चीजें हुई हैं। उसके पहले कमरान गुलाम करके एक बंदा आया बाबर आजम के बदले, उसने आज तक डोमेस्टिक में कुछ 16 या 17 टेस्ट सेंचुरीज मार रखी थी, 5000 के आसपास रन है, 50 की एवरेज थी। वो बंदा जब आया, रमीज राजा जैसे हरामखोर बेकार कमेंटेटर्स, एकदम बकवास, मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसान को। भाई वो बंदा पीछे पड़ा हुआ है यार कमरान गुलाम के कि भाई बाबर आजम ऐसा, बाबर ऐसा, कमरान गुलाम एक सिंगल ले रहा है या एक बॉल रुक रहा है, तो मतलब तू समझ रहे, बार बार है ना इनडायरेक्टली उसको डाउन करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में कामरान गुलाम ने सेंचुरी मार दी ब्रो। जस्ट मैं तुमको एक चीज, मैं देखो इंडिया पाकिस्तान के हेट से बढ़ के तुम एक कॉन्टेक्स्ट समझो कि तुम्हारे देश का एक सबसे बड़ा प्लेयर जिसके कल्ट लेवल की फॉलोइंग है, उसको जब एक ड्रॉप किया जा रहा है तो वो बंदा विलन बन गया, और तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारे आवाम के मसीहा को दबाया जा रहा है। ऐसे में पूरा जनता है ना एक प्लेयर को देख रहा है, वो है कामरान गुलाम, जिसको लोग एक्चुअली दुआ कर रहे हैं कि भाई ये बंदा खराब खेले और ये बंदा हट जाए। वो बंदा ऐसी सिचुएशन में चलते हुए आता है इंग्लैंड के सामने, जो तुम्हारे ऊपर हिस्टोरिकली चढ़ी हुई है, तुमको बद से बदतर तरीके से आ रही है। तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट में इतनी बुरी तरह तुम हारे हो कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे में वो बंदा आता है और ऐसे में आके उस बंदे ने एक्चुअली में सेंचुरी ठोक दी है ये, और डिफिकल्ट कंडीशंस थे, ऐसा नहीं बहुत इजी डिफिकल्ट कंडीशन से सेंचुरी ठोक दी है। दिस बेसिकली शोज कि पाकिस्तान के पास बंदे हैं, जो अपने पहले भी बात कर चुके कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं कि पाकिस्तान के पास प्लेयर ना हो जो इनकी इतनी रिच हिस्ट्री है। जस्ट बाबर आजम या उनकी जो भी कमेटी है, उसके जो भी बंदे हैं, वो इस टाइप के प्लेयर्स को कभी आगे ही नहीं आने दिए। जिम्बाब्वे के सामने खेलना है, बांग्लादेश के सामने खेलना, आइलैंड के सामने खेलना। तो आज के टाइम में ये हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे रन मारे। उसके बाद साजिद खान का एक छोटा सा हिस्ट्री दे देता, उसका तेरे को बोलना। साजिद खान कंसिस्टेंटली यहाँ वहाँ परफॉर्म करता आ रहा था, लेकिन उसको कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिल रहे थे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में जगह नहीं है स्पिनर्स की, हम लोग काफी टाइम से बात कर रहे हैं कि भाई इनका स्पिनर नहीं है क्या, इनका स्पिनर नहीं क्या। उस बंदे ने 7 पर लिया, 1 2 3 विकेट नहीं 7 विकेट लिए। 7 विकेट लेने के बाद उसका देखो सेलिब्रेशन भी पता होगा, एकदम जोर से ऐसे आंख दिखाता है। तो उसने बोला भी कि मैं जब परफॉर्म कर रहा था, मैं बांग्लादेश गया, वहां पर टीम फंसी थी, वहां से मैं मैच जीता, मैन ऑफ द मैच बना, मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके गए, इंग्लैंड में मुझे सिलेक्ट नहीं कर रहे, कहीं भी मुझे सिलेक्ट नहीं कर रहे। और कारण ये दिया जाता था कि वो एजेड हो चुका है, 30-35 का हो गया हो। चलो मैं मानता हूँ 35 का हो गया, लेकिन भाई तुम्हारे उस बैकअप में भी तो कोई नहीं है ना।
तुम अबरार अहमद को खिला रहे हो, वो बंदा एक बॉल बीट नहीं करा पा रहा है, वो बंदा 35 ओवर डाल के भाई इसको बुखार आ गया, ठीक है। नोमान अली 38 ईयर्स का हो गया, उसको भी सेम चीज बोल के हटा दिया जाता था। उसने भी लास्ट इंग्लैंड के सामने टेस्ट मैच, जो टेस्ट सीरीज हुई थी 2 साल पहले, तब भी उसने इतने कुछ विकेट नहीं लिए थे, लेकिन उसने बैटिंग से रन मार दिए थे, बॉलिंग में इतना एक्सपेंसिव नहीं हो रहा था। वो बंदे ने भी आगे अच्छा 3 फॉर लिया। एंड आज के टाइम पे ऐसा सिचुएशन है कि वो लोग ने 300 ओवर का टारगेट दिया पाकिस्तान ने, और इंग्लैंड ऑलरेडी 11 या 12 पे 2 विकेट डाउन है। एंड बहुत चांसेस है, एक्चुअली में बहुत चांसेस है कि पाकिस्तान यहाँ से जीत जाएगा। बाबर आजम को हटाने के कारण मैं क्या देख रहा हूँ, रिजवान जैसे प्लेयर अब मैं उसको देख रहा हूँ कि वो वोकल हो रहा है, नहीं तो भाई वो डेड मूर्ति की तरह कीपिंग करता था, एक शब्द नहीं बोलता था। अब मुझे एक रिपल इफेक्ट दिख रहा है प्लेयर्स में, जहां पर वो लोग थोड़े चार्ज अप, उन्हें लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं। और जो नए प्लेयर्स आए वो एक, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है टॉक्सिसिटी कम है और एक चार्ज अप ज्यादा है। तो भाई मेरा मोनोलॉग खत्म हुआ, तेरे क्या थॉट्स है इसमें? मेरा तो देखो, मैं पहले विभोर ने अपना जो भी मोनोलॉग रेंट था पाकिस्तान क्रिकेट को लेके वो बोल दिया। मैं तुमको इन जनरल लोगों को बताता हूँ कि जैसे बाबर आजम ड्रॉप हुआ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने रेस्ट मांग ली या ड्रॉप हुए जो भी, लेकिन पाकिस्तान का सिलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है, वो मतलब बाबर आजम ड्रॉप हुआ तो उससे एक क्लैरिटी मिली, वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार, अकीम जावेद, अजहर अली, असद शफीक, हसन चीमा जो उनका एनालिस्ट है वो, शान मसूद कैप्टन और जेसन गिलिस्पी कोच, ये 7 लोग थे, ठीक है। तो बेसिकली उनका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा होता है कि भाई वोटिंग होती है और इसके अलावा 4 लोग और थे, इसके अलावा 4 लोग और थे। वोटिंग के बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन होता है, ठीक है, ये 7 लोगों के बीच में। तो जब बाबर आजम को ड्रॉप करना है या सिलेक्ट करना है उसकी बातचीत हुई, तो सिर्फ और सिर्फ जेसन गिलेस्पी ने बाबर आजम को, मतलब बाबर आजम के फेवर में वोट किया था कि बाबर आजम नहीं, मतलब एक रिपोर्ट ऐसी थी कि सिर्फ जेसन गिलेस्पी ने किया था, शान मसूद एकदम कंफर्म न्यूज़ है, कंफर्म न्यूज़ बता रहा हूं। अभी हाँ, तो शान मसूद ने शायद किया होगा। तो जो भी अभी की जो उनकी लेटेस्ट न्यूज आई है सिलेक्शन कमेटी को लेके, वो ये है कि भाई कोच और कैप्टन अब वोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब वो लोग वोट नहीं कर सकते। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई जो प्रो बाबर आजम से एकदम एंटी बाबर आजम की तरफ अब धीरे धीरे पाकिस्तान की जो कमेटी है वो बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं मतलब ठीक भी है, क्योंकि ऐसा महसूस होने लगा था कि बाबर आजम बिगर देन पाकिस्तान क्रिकेट हो चुका है, जो कि सही नहीं है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नहीं होना चाहिए कि कोई खिलाड़ी किसी खेल से बड़ा हो जाए या एक टीम से बड़ा हो जाए। तो ये जो भी है, इसकी वजह से जो पाकिस्तान की करंट, मान लो कि ऐसा हुआ कि भाई निकालते ही पाकिस्तान अच्छा खेलने लगा, ऐसा नहीं है कि बाबर आजम वॉज द ओनली सोल रीजन जिसकी वजह से वो खराब खेल रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पिनर्स का जो सिलेक्शन हो रहा था या जो भी बॉलिंग हो रही थी, मैं अभी भी समझता हूँ कि यहाँ से भी पाकिस्तान की बॉलिंग इम्प्रूव हो सकती है। मतलब हार जीत की बात अलग है। अब जैसे तुम मीर हमजा जैसे खिलाड़ी को अगर खिलाओगे स्पिनर्स के साथ, तो तुम्हारी बॉलिंग एक ज्यादा बेटर दिखेगी। शाहीन की जगह मीर हमजा खेले, नसीम शाह ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, तो कभी अगर तुम 2 या 3 में पता कैसे खिलाना चाहो, बाबर आजम का खाली परफॉर्मेंस मत देख, बाबर आजम द एनिग्मा या द फेनोमेना को देख कि भाई वो एक ऐसा फेनोमेना बन चुका था कि भाई मैं कुछ भी करूं मैं इधर ही रहूंगा। इससे हुआ क्या है, इसके ड्रॉप होने से ये नहीं कि बाबर आजम द प्लेयर को ड्रॉप किया, इससे बेसिकली पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने ये बताया कि भाई हम लोग जिंदा हैं, तुम लोग नहीं चलाओगे क्रिकेट, हम लोग चलाएंगे, तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा। साथ ही साथ और इससे टॉक्सिसिटी को बता रहे हैं कि भाई कोई भी बड़ा नहीं है। और एक चीज यहाँ से जो एक इम्प्रूव्ड चीज करी जा सकती है कि भाई जो जैसे ये जिम्बाब्वे सीरीज आ रही है तुम्हारी, उसमें भी मत खिलाओ बाबर आजम को। पहले तो ना भाई उसमें तुम यंग लैड्स को चांस दो। हर बार साला आयरलैंड जिम्बाब्वे के सामने तुम अपनी मेन स्क्वाड उतार देते हो, तुमको ये नहीं पता चल रहा है कि तुम्हारी बेंच स्ट्रेंथ कैसी है, कौन आ रहा है रैंक्स में, ठीक है। यही सब है ना, बाबर आजम तो बैटिंग छोड़ दे, बाबर आजम ने जो इफेक्ट्स किए कि भाई वो हर जगह खुद ही को खेला, उसने किसी को चांस नहीं दिया, किसी को आगे आने नहीं दिया। यही चीज मैं तुमको बताता हूँ कि रिजवान आया है टीम में, तो तब से रिजवान को लोग जानते होंगे कि ठीक है रिजवान एक भाई मिडल ऑर्डर बैट्समैन है या ओपनिंग भी कर सकता है। मैं रिजवान को बहुत पहले से देख रहा हूँ, जब वो पाकिस्तान लायंस के लिए खेलता था, और जब वो जो अरे वो कौन है, पाकिस्तान शाहीन से पहले पाकिस्तान लायंस हुआ करता था भाई, तो लायंस है, ये लोग का भी नाम ऐसा ही कुछ था, पाकिस्तान ए या पाकिस्तान ड्रॉप हुआ सरफराज अहमद। तो सरफराज अहमद इनका टीम कैप्टन हुआ करता था, तब वो उधर विकेट कीपिंग करता था और उनके लिए खेलता था, और उसने इंग्लैंड लायंस के सामने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, और तब से मैंने उसको देखा है, शायद 2016-17 की बात है। तो मुझे पता था कि ऐसा एक प्लेयर आने वाला है जो कभी आगे चल के कैप्टनसी भी कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पे वो उनका कैप्टन हुआ करता था। तो अब अगर तुम ऐसे
कुछ जिम्बाब्वे आयरलैंड जैसी सीरीज के सामने ऐसे लोगों को मौका नहीं दोगे, मतलब जो यंग आ रहे हैं उनको मौका नहीं दोगे, तो कैसे पता चलेगा कि क्या तुम्हारा टैलेंट है या कौन तुम्हारा पीएसएल प्रोडक्ट है। अब सैम अयूब जैसे को मुझे सीपीएल प्रोडक्ट बोलना पड़ रहा है भाई। तो और इसमें एक और चीज मैं हाईलाइट करता हूँ लास्ट, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ कि भाई बाबर आजम तो बैटिंग के कारण उसको खाली ड्रॉप नहीं किया। मेरा तो ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि बाबर आजम की जो हरकतें थी, जो उसका था, क्यों भाई उसके कारण ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके कारण पूरा टीम का माहौल खराब था। पहला, दूसरा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शान मशरूफ एक अजीब सा ही प्रेशर था। उसे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं क्या मतलब कुछ भी करूंगा खराब ही लगूंगा, अच्छा करूंगा तो लोग बाबर आजम, मतलब बहुत टॉक्सिसिटी वाला सिचुएशन था। उसने सिर्फ अपने अपने बंदों को चांस दिया, पूरा पूरा वर्ल्ड कप लटक गया, उसने शादाब खान को नहीं हटाया, इमाम उल का लपेट के रखा, तो ये बहुत खराब है। लेकिन भाई बाबर आजम का एक, मैं ये बंदा मेरे को है ना इस पे आजकल बहुत ज्यादा चिड़ चढ़ी है। ये इस पे तो पहले भी चिड़ चढ़ी थी। इसका नाम है रमीज राजा। भाई तो रमीज राजा बेसिकली इतना आयरनी की 100 मौत हुई है, मतलब लिमिट नहीं है भाई। हुआ क्या भाई, रमीज जब ये ड्रॉप हो गया, रमीज राजा एकदम सल्किंग मोड में आ गया कि तुझे पता होगा रमीज राजा एकदम एक है प्रो बाबर और उसके ऊपर है रमीज राजा, मतलब और ठीक है रमीज राजा के। तो सिचुएशन ऐसी हुई कि रमीज राजा स्काई स्पोर्ट्स पे खड़ा था और उस पर बात कर रहे थे, प्री मैच बात हो रही थी फर्स्ट टेस्ट मैच से। तो बात हो रही थी कि भाई बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया, नासिर हुसैन बोल रहा था कि उसके मीडिया का पूरा परफॉर्मेंस थी। तो भाई रमीज राजा ने क्या बोल दिया देखो पता है एग्जैक्टली, मैंने सुना है, मेरे पास अभी वो वीडियो नहीं है लगा सकता इधर। रमीज राजा ने ऐसा बोल दिया कि बहुत खराब किया पाकिस्तान ने, अब कोई है ना पाकिस्तान की क्रिकेट को खरीदेगा नहीं, स्पॉन्सर्स आएंगे नहीं, क्योंकि बाबर आजम सेल्स क्रिकेट इन पाकिस्तान। बेसिकली उसका ये कहना है। भाई पहली बात तो इस पे तेरा एज ए न्यूट्रल फैन, चल मेरे को तो बहुत इनसाइड स्टफ पता है, मैं इसके बाद बोलूंगा, तेरे को क्या लगता है ये स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई या कितना गलत है, तेरे क्या न्यूट्रल सोच? नहीं, मेरा भाई को ये थॉट है कि देखो कभी भी ना एक सिंगल प्लेयर भाई तुमको अपलिफ्ट कर सकता है, ठीक है। पूरी की पूरी सेल्स या पूरी की पूरी टीम कभी भी एक लेकिन सिंगल तेरा इस पे क्या कहना है, तेरा तेरे को लग रहा है मेरा बाबर ये आजम मानना पाकिस्तान है में कि ला भाई रहा है? बाबर आजम इतना बड़ा नहीं है कि वो पाकिस्तान, अगर इतना ही होता तो भाई अब बाबर आजम तो ये सीरीज में खेलने वाला था, चलो मिड वे से ड्रॉप हुआ, ठीक है। मैं यही सीरीज की बात करता हूँ, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मीडिया राइट्स बिक ही नहीं रहे कहीं और दुनिया में। एग्जैक्टली तो क्या एग्जैक्टली। बाबर आजम और सेल कर रहा है भाई? मैं तुमको एक आयरनी क्यों है, आयरनी बता रहा हूँ, स्काई स्पोर्ट्स लेने को रेडी नहीं था। बेसिकली ऐसा होता है कि पाकिस्तान एक अमाउंट रखा कि ये अमाउंट पे हम ये राइट्स बेचना चाहते हैं, स्काई स्पोर्ट्स ने मना कर दिया। लिटरली टूर के एक हफ्ते पहले तक फिक्स नहीं था कि स्काई स्पोर्ट्स लेगा नहीं लेगा। स्टार स्पोर्ट्स के थ्रू पाकिस्तान पे स्टार स्पोर्ट्स के पास गया, स्टार स्पोर्ट्स ने मीडिएट किया, तब जाके स्काई स्पोर्ट्स ने एकदम चने ममरे के भाव में ना पाकिस्तान से लिया, एकदम रेट कम करवा के पाकिस्तान से लिया है। और आयरनी देख, उसी चैनल पे खड़े होकर रमीज राजा ये बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान, ये बाबर आजम तो पाकिस्तान में क्रिकेट, भाई तुम लोग जाके ऑडियंस देखो फर्स्ट टेस्ट मैच की, इसके पहले कितने पाकिस्तान में मैचेस हुए भाई, पीएसएल में स्टेडियम्स खाली रहते हैं, क्या बेच रहे हैं यार, क्या कौन सी क्रिकेट बेच रहा है एग्जैक्टली। ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है, जो फकर जमन का ट्वीट है, जो रमीज राजा के स्टेटमेंट्स है, जिस तरह से बाकी के लोग बोल रहे हैं, ये एग्जैक्ट एक बहुत बड़ा कारण है क्यों पाकिस्तान क्रिकेट आज एकदम स्लम्स में है। क्यों एक रिच हिस्ट्री वाला, भाई पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी है ना बहुत गजब टीम नहीं थी कि जो कंसिस्टेंटली रिकी पॉन्टिंग या ऑस्ट्रेलिया जैसी रही कंसिस्टेंटली ठोक रही, लेकिन इतनी घटिया भी नहीं रही, तो वो कभी भी उनको रूल आउट नहीं कर सकते। उनके पास हमेशा से क्वालिटी या टैलेंटेड प्लेयर्स थे, लेकिन वो लोग कभी भी, मैं ये नहीं बोलूंगा कंसिस्टेंट थे, लेकिन आज के टाइम में तो बांग्लादेश से खराब है। तो भाई उस टीम के मीडिया राइट्स नहीं बिक रहे, उस टीम के लोकल जो राइट्स होते हैं ना, जो ये छोड़ इंग्लैंड इंडिया का, इंग्लैंड पाकिस्तान का छोड़, जो इन जनरल जो मीडिया राइट्स हर बार 2-2 साल 3-3 साल में बिकते हैं, वो तक नहीं बिक रहे हैं ब्रो। तुमको जाके है ना बैटिंग कंपनी की स्पॉन्सरशिप्स लेनी पड़ रही है। क्या बात कर रहे हो यार, तुमको बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए। समवन लाइक रमीज राजा जो एक्चुअली इसके पहले चेयरमैन रह चुका है, उसके अंदर ये सारी रमीज राजा और बाबर आजम ये दोनों ने गठबंधन बना कि ये जो पूरा सिचुएशन है ना आज में पाकिस्तान, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है, स्पेशली रमीज राजा को बहुत बड़ा हाथ है। मतलब शर्म आनी चाहिए भाई। चल मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट अपने ने सब कुछ कर लिया, अपने ने शाजिद खान को भी हाईलाइट कर दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विमेन क्रिकेट का ब्लेंडर हुआ है वर्ल्ड कप में। तो भाई अभी अगर लोगों को पता नहीं है तो विमेन क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जहाँ पर एक और बार इंडिया की विमेन टीम गई और खराब खेल के गई। भाई तेरे क्या थॉट्स हैं इस पे, जस्ट इस चीज को अपने, क्योंकि द थिंग इज ना, मैं इतना पैशनेटली है ना इस पर बोल भी नहीं सकता, इसीलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मैं बहुत साल पहले मेरा इंडियन विमेन क्रिकेट टीम से ऐसा हो गया कि भैया तुम खेल लो, अगर जीत लो तो मैं हूँ, वरना मेरे से नहीं। क्योंकि हार जीत में प्रॉब्लम नहीं, जैसा पाकिस्तान में था, हार जीत में प्रॉब्लम नहीं भाई, जिस तरह की क्रिकेट तुम खेल रहे हो, कैसे देखूं, डिप्रेसिंग क्रिकेट है भाई जो पाकिस्तान के साथ चल रहा था, कि भाई तुम हारो चलेगा लेकिन कुछ तो दिखाओ। उसी तरह भाई वही वापस से है कि बांग्लादेश श्रीलंका को हरा देंगे हम जाके, जैसे कोई अच्छी टीम आ गई वही हम लोग 40-50-80 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, 10-15 रन से हारेंगे, हरमनप्रीत कौर आके किसी ना किसी पे
डाल देगी, अच्छा एटीट्यूड दिखा देगी, गुस्सा दिखा देगी, लेकिन बैटिंग में कुछ नहीं करेगी, 110 की स्ट्राइक रेट से रन मारेगी। उससे पूछा जाएगा क्यों खराब खेले, हमारी बॉलिंग खराब हुई, हमने उसने ये खराब किया, उसने वो खराब किया, खुद ने कुछ हमारे नहीं किया। टेलेंडर्स ने रन नहीं बनाए। हमारे हमारे टेलेंडर से रन नहीं बनाए। बांग्लादेश का अंपायर बायस्ड है। क्या तेरा क्या थॉट्स है इसमें? भाई देखो देखो है ना, क्या पता भाई जो लोग यहाँ पे देख रहे हूँ, जो कुछ लोग मुझे मिसोजिनिस्ट अगर समझ ले, मैं अगर कुछ बोलूँ तो, इसीलिए भाई मैं तो अपना सेफ्टी सील्ड बोलने से पहले खड़ा कर देता हूँ कि भाई देखो, मैं कुछ नहीं इस पे बोलूंगा ज्यादा, मैं खाली मिथाली राज को कोट करता हूँ। द कोट ऑफ इंडियन क्रिकेट है भाई अभी तक तो वो। तो भाई वो बंदे खुद आके बोल रही है कि आई हैव नॉट सीन एनी डेवलपमेंट इन इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम फ्रॉम पास्ट 3 years। अब तुम खुद समझ जाओ, जब एक इतनी बड़ी खिलाड़ी जो इतने लंबे टाइम तक खेली, इतने रिसेंट टाइम में रिटायर हुई, इतने लंबे टाइम तक कैप्टन रही, जब वो ये चीज बोल रही है तो मैं क्यों ना एग्री करूं उस चीज से। ये चीज तो मैंने खुद देखी है जब जब से मैं वुमेन क्रिकेट को फॉलो करता था, और अब तो मैंने छोड़ दिया वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करना। मैं खुद भी बोल रहा हूँ ये चीज कि वुमेन्स क्रिकेट का जो परफॉर्मेंस है इंडियन क्रिकेट टीम का, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का, वो इतना ज्यादा डिप्रेसिंग फील होता है कि जैसे विभोर ने बोला कि हाँ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आ गई तब हम जीत जाएंगे, लेकिन उसके सिवा हमारे सामने अगर वेस्ट इंडीज आ गई या न्यूजीलैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, कोई भी आ गया, हम उनसे एक क्लोज कॉन्टेस्ट करेंगे लेकिन हार जाएंगे। ठीक है। भाई और न्यूजीलैंड इंग्लैंड लगातार 11 या 15 T20 मैचेस हारा हुआ था। 12 न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम 12 लगातार T20 मैचेस हार के आ रही थी और ये लोग उससे हार गए। ठीक है। अब देखो, मेरे को कोई यहाँ बोले कि तुम सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते, तो उस पर भी मैं बोलना चाहूंगा कि भाई देखो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेल क्रिकेटर्स यूज करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है। इनका जो पेरोल है वो दुनिया में किसी भी वुमेन्स क्रिकेट टीम से ज्यादा है। अबोव ऑल जो जो प्रिविलेज इनको मिल रहा है वो मेन क्रिकेट टीम के पास भी नहीं है। इनको लीग क्रिकेट खेलने दी जा रही है अक्रॉस द ग्लोब कि भाई तुम जाके सीपीएल खेलो, वहां की कंडीशंस को समझो, तुम बीबीएल खेलो, वहां की कंडीशंस को समझो, तुम जाओ इंग्लैंड में द 100 खेलो, वहां की कंडीशंस को समझो। और बीसीसीआई क्या सपोर्ट कर सकती है? जहां पे सब जगह वुमेन्स क्रिकेट की लीग चालू हो रही थी, बीसीसीआई पे क्रिटिसिज्म था कि भाई वुमेन्स क्रिकेट की आईपीएल जैसी लीग क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, तो पिछले 2 साल से बीसीसीआई ने वो तक किया है। तुम्हारे लिए एक अलग रूल है कि भाई तुम एसोसिएट नेशंस के प्लेयर अगर ले रहे हो तो तुम 5 फॉरेनर खिला सकते हो। ठीक है। और तुमको किस वे में मदद की जाए, जितना प्रिविलेज, जितनी मदद तुमको मिल रही है, मुझे नहीं लगता इन लोगों का परफॉर्मेंस उस लेवल पे भी है। यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये लोग 2 बार एशिया कप की फाइनल रिसेंट में हारे हैं, एक बार श्रीलंका से, एक बार बांग्लादेश से। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम एशिया लेवल पे भी कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है। तो और अगेन इसमें ना जेंडर बायस नहीं है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, ऑस्ट्रेलियन वुमेन खेलती है, मैं देखता हूँ भाई, मैग लेनिंग, ताइला मैग्रा, ग्रेस एलिस खेलती है, एलिसा हीली खेलती है, वो लोग खेलते हैं, मैं देखता हूँ कि वो लोग ने अपनी क्रिकेट को, अगर तुम लोग जाके देखोगे तुमको दिखेगा वो लोग ने इंप्रूव किया। मैं सालों से सुन रहा हूँ कि भाई शेफाली वर्मा बहुत अटैकिंग है, बहुत अटैक, अरे भाई लेकिन कब परफॉर्मेंस आएगा उस लेवल पे? कब उस लेवल पे परफॉर्मेंस आएगा भाई? और 70-80 मैचेस खेल गई है अपनी, ये क्या नाम है, स्मृति मंदना, नेशनल क्रश है स्मृति मंदाना। वो सब हटा दे जो फैंस बोल रहे हैं कि भाई लेडी विराट कोहली है या जो भी है, मैं उस स्टेटमेंट पे नहीं जाता हूँ। परफॉर्मेंस कब आएगी भाई? तुम आज भी वही हम लोग घिसी पीटी पुरानी 110, 120, 130 की स्ट्राइक रेट वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। जो क्रिटिसिज्म हम लोग इंडियन मैन टीम को दे रहे हैं वो वुमेन टीम को भी आएगा ना भाई। हम लोग यहाँ स्पोर्ट्स पे बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ जेंडर पे नहीं जा रहे कि उसका ये जेंडर है तो उसको गाली नहीं दूंगा, उसका ये जेंडर है तो उसको गाली दूंगा, उसका कोई लेना देना है। तो परफॉर्मेंस कब लोगे? हरमनप्रीत 2017 में जो उसने 160 का बहुत क्रेजी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला था वर्ल्ड कप में, उसकी ईएमआई हम लोग कब तक भरने वाले हैं भाई? कब तक उसी के बेसिस पे उसको हम लोग अभी तक खींचेंगे? उसने वन आफ्टर दी अनदर, उसने ना बैक टू बैक इतने सारे वर्ल्ड कप तेल, या इतने सारे आईसीसी इवेंट्स, या इतने सारे एशिया कप उसने तेल करा दिए। उसने एक मेजर कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती है सिवाय उसने जो विमेन आईपीएल का मुंबई इंडियंस के लिए जीता, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं जीता है। तुम बोलोगे सेमीफाइनल में जा रहे हैं, भाई विमेन क्रिकेट में मतलब कॉम्पिटिशन ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड और थोड़ा इंडिया ले देके और कोई टीम ही नहीं है उस लेवल पे। ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है, उसके बाद इंडिया, इंग्लैंड खेलती है, न्यूजीलैंड कभी उस हालत में नहीं रही है। तो कहीं तो तुम्हें जाना पड़ेगा ना, कहीं तो तुम्हें जाना। हर बार मैं हरमनप्रीत कौर को सुनता हूँ, कुछ ना कुछ बहाना बना देती, बांग्लादेश से सीरीज ड्रॉ हुई, भाई अंपायर बेकार है, मेरा बैट अटक गया, पता नहीं ये हो गया, फील्डर्स ने कैच, अरे तू खुद कैच छोड़ रही भाई, इतनी अट्रोशियस फील्डिंग हो रही है। चलो तुम बैटिंग में इंप्रूव नहीं कर पा रहे, तुम्हारे पास तेज बॉल, फील्डिंग
उसका क्या फील्डिंग तो टीम एफर्ट है भाई, फील्डिंग तो इम्प्रूव करो। बैटिंग में मान लो चलो ठीक है, तुम्हारे पास नए प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं पीछे से डोमेस्टिक से, या बॉलर्स हाँ, में अभी सिर्फ तुम्हारे पास फास्ट बॉलर्स में रेणुका ठाकुर है, पूजा वस्त्राकर है, बस ये 2-3 ही गिन के लोग बचे हैं। फील्डिंग तो ढंग से करो, तुम लोग इतने टाइम से कर रहे हो, तुम्हारे पास इतनी अच्छी कोचिंग फैसिलिटीज है। भाई लेजेंड mindset है। अव्वल मजूमदार तुम्हारे लिए कोचिंग कर रहा है भाई, वो खुद वो बंदा देख रहा होगा, क्या सोचता होगा कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मैं क्यों भाई, फिटनेस भी नहीं है उस लेवल पे इंडियन क्रिकेट टीम की। तुम लोग कोई भी देख रहा है, तुमको हम लोग बेकार, तुम लोग जाके खाली एक बार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को देख लो, उनकी फिटनेस, उनकी फील्डिंग देख लो। ये शायद पिछले वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ जहाँ हरमनप्रीत कौर का बैट अटक गया था, कॉमनवेल्थ गेम्स था ना, आई गेस, क्या था, कॉमनवेल्थ गेम्स था, है ना, जिसमें हरमनप्रीत कौर का बैट, उसमें जाके खाली ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम की ना फील्डिंग देख लो, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, और इंडियन टीम को कंपेयर करो कि इंडियन विमेन टीम किधर है। भाई इट्स हाई टाइम एक्चुअली में हमको है ना ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे। तो विमेन क्रिकेट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं तो हमारी विमेन क्रिकेट टीम आज के टाइम में पाकिस्तान मैन क्रिकेट को कम्पीट कर रही है कि भाई कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग, बस वही का वही आ रहे, खेल रहे और चले जा रहे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है। इट्स हाई टाइम हमें करना पड़ेगा, वरना फिर ये बात नहीं होगी कि हमको कोई देखने नहीं आ रहा। भाई तुम अच्छा खेलोगे, लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हें स्पॉन्सर्स मिलेंगे, तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम नहीं खेलोगे कोई तुम्हें नहीं देखेगा, सीधी सी बात है। चल मेरे हिसाब मैं से तो देखो बहुत बड़ा सीएसके का फैन हूँ मैं। धीरे धीरे फिर अगर ये अच्छा नहीं खेलोगे, मेरा टेक धीरे धीरे श्रीनी मामा की तरफ जा रहा है, जो श्रीनी मामा का एक बहुत अच्छा वुमेन्स क्रिकेट का टेक था। कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ वो लगा सकूं किसी को ऑफेंड किए बिना, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है भाई, अभी उस चीज पे नहीं जाते। मेरे हिसाब से अपने मोटा मोटी एक अच्छा सेशन कर लिया है ना, आई गेस अच्छा सेशन हो गया। नेक्स्ट पॉडकास्ट यार अपने वो 8-8 वाला जो 4 प्लेयर वाला अपने डिसाइड किया वो करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई आदत देख रहा है और हराम खोरो, सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, लिमिट होती है। मेरे को इस सबके शब्दकोश का इस्तेमाल नहीं करना था, बट साले तुम लोग सब्सक्राइब करोगे नहीं, बैठ के इतने सारे वॉच आवर्स दे रहे हो लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं, तो भाई इतने कैसे कमिटमेंट इश्यूज रहेंगे भाई, तो कैसे चलेगा, है ना, कैसे चलेगा, बड़ी वियर्ड सी क्या ऑडियंस था बना वो दी। शायद कि 76% लोगों ने मतलब 85% हो गया भाई, 85% लोगों ने ना सब्सक्राइब नहीं किया, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं, 85%। भाई भाई कुछ तो भाई 500, भाई कुछ तो शर्म आ रही है कि नहीं आ रही भाई, एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में इतनी दिक्कत हो रही है लोगों को यार, और फिर बात करते कि लड़की नहीं मिल रही ना, लोग हम लड़कों पे भरोसा नहीं करते। भाई क्या बोलूंगा भाई तुम लोगों को, देखना तुमको सारे वीडियो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना है, तो फिर तो यही है ना भाई। चल